जी, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लॉर्डोसिस को। लॉर्डोसिस बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर इन द लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइन। हमारा जो लंबर पोर्शन है स्पाइन का वो एक्सेसिव कर्वेचर की तरफ चल जाता है। ये हमारे दो रीजन्स पे हो सकती है, या तो हमारी जो है लंबर लेवल पे हो सकती है, या हमारे जो है सर्वाइकल लेवल, वहाँ पे भी हमारी जो है ना लॉर्डोसिस की कंडीशन कॉज हो सकती है। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनवर्ट कर्वेचर। हमारी जो स्पाइन है इनवर्ट की तरफ मूव कर जाती है, इसलिए हम इसको इन्वर्ट कर्वेचर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया था कि स्पाइन हमारी जो है ना डिवाइडेड होती है सेवरल सेक्शंस में। सर्वाइकल वर्टिब्री हमारा जो है ना किसको बना रही होती है, हमारी मेक कर रही होती है, हमारी नेक रीजन को कवर कर रही होती है। थोरेसिक वर्टिब्री हमारे चेस्ट रीजन और रिब्स के साथ अटैच, मतलब उस पोर्शन को जो है ना कवर अप कर रही होती है, और लंबर रीजन हमारा जो लोअर बैक है उसको कवर कर रहा होता है। नेक्स्ट आप जो ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारी जो स्पाइन है वो इनवर्ट की तरफ मूव कर चुकी हुई है। ठीक है, इनवर्ट कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का, और इसको हम स्वे बैक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, लंबर लॉर्डोसिस को। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि हमारे पास लॉर्डोसिस की कंडीशन कब हो सकती है, क्यों हो सकती है। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है वीक एब्डोमिनल मसल्स की वजह से। हमारे जो एब्डोमिनल मसल मतलब कि जो बैली की आपके मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है लंबर लॉर्डोसिस की तरफ जा सकती है। ठीक है, इसमें आपकी पहला कॉज आप देख सकते हैं ओवरवेट। जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं तो क्या होता है, उनकी बैली पे मसल फैट ज़्यादा होता है, तो हमारी जो बैक है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और जो मसल्स है ना हमारे जो हमारी स्पाइन के साथ अटैच है वो अपने आप को लूजन कर देते हैं, वीकेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन जो है अपनी कर्वेचर को चेंज कर लेती है और इन्वर्ट मूव कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, सपोर्ट इंजरीज होगी, एक्सीडेंट, सीरियल फॉल की वजह से हो सकता है, स्पॉन्डिलोलिसिस की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्काइटिस की वजह से भी हो सकता है लॉर्डोसिस। डिस्काइटिस बेसिकली हमारे पास होती है, हमारी जो दो वर्टिब्रेस हैं उसके दरमियान में हमारे पास डिस्क होती है। डिस्क हमारे पास बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर तौर पे वर्क कर रही होती है, और जो हम बेंडिंग मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी डिस्क की मदद से ही हो रही होती है। ठीक है, तो अगर डिस्क में इंफॉर्मेशन आ गई है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, तो उससे भी लॉर्डोसिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट काइफोसिस की वजह से भी, अगर आप एक पेशेंट है हमारे पास वो काइफोसिस है। काइफोसिस हमने पहले ही पढ़ा था स्लाइड में कि हमारा काइफोसिस जो है हमारा थोरेसिक रीजन पे होता है। अगर थोरेसिक रीजन पे आपका काइफोसिस है तो ये चांसेस है कि लॉर्डोसिस भी हो सकता है लंबर रीजन पे, मतलब कि लंबर रीजन की इनवर्ट कर्वेचर हो सकती है स्पाइन की। क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारे जो है ना वो कॉम्पनसेट करने के लिए ना, अब क्योंकि काइफोटिक मसल्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो अपने वर्क को कॉम्पनसेट करने के लिए, अपनी वर्किंग करने के लिए वो लोअर बैक का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लंबर होती है वो भी लॉर्डोसिस में चल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ओबेसिटी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकती है, बोन लूज कर जाती है अपनी स्ट्रेंथ को, और स्पॉन्डिलोलिसिस, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारी वन वर्टिब्री जो है स्लिप कर जाती है फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो इस वजह से भी हमारे पास जो है ना स्पाइन की लॉर्डोसिस कंडीशन आ सकती है। जो हमारे पास बैकवर्ड पोजीशन वर्टिब्री करती है उसको हम जो है ना मूव कर जाती है, स्लिप यहाँ पे कर जाती है, उसको हम रेट्रो स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन हो लॉर्डोसिस को। लॉर्डोसिस मैंने कहा ज़्यादातर बैक पे होती है, कहाँ पे, लोअर बैक की। मेजॉरिटी केसेस हमें जो देखने को मिलती है ना वो लॉर्डोसिस हमारे जो है ना लंबर की लोअर बैक पे होती है। लॉर्डोसिस ऑफ द नेक बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, और इसमें ट्रीटमेंट की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो है बाजुकात क्या होती है, पेन फील होती है, मसल स्पैज्म की तरफ चल जाता है, और रोम भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉर्डोसिस इन चिल्ड्रन। लॉर्डोसिस जो है ना हमें चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है उनके पोअर पोस्चर की वजह से जो है ना वो लॉर्डोसिस की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट लॉर्डोसिस इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये हमारे पास एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी में से कौन सी डिफॉर्मिटी जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन की होगी, काइफोटिक होगी, सिक्लोरोसिस होगी, या फिर लॉर्डोसिस होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो है ना हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स में ज़्यादा होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका वेट भी इंक्रीज होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी पे, तो अपने बैक मसल्स को यूज़ करती हैं, अपनी बैक स्पाइन को यूज़ करती है वर्किंग के लिए, तो उनकी जो स्पाइन है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेटन हो जाती है, लॉर्डोसिस कंडीशन में चली जाती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना में एक्सपीरियंस किया गया लॉर्डोसिस को। नेक्स्ट हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में हमें पेन होगी, और अगर जब स्वेयर कंडीशन आएगी तो उसमें नमनेस, टिंगलिंग एंड वीकनेस, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस वगैरह भी हमारे पास स्वेयर केसेस में देखी जाती हैं लॉर्डोसिस के, लंबर लॉर्डोसिस के। नेक्स्ट इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं। एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था वो सब कुछ करेंगे, एंड क्लिनिकली हम एग्जामिन भी कर सकते हैं। लॉर्डोसिस में बेसिकली हमारे पास जो है ना, अगर हम पेशेंट को स्ट्रेट हम उसे कहेंगे आप लेइंग पोजीशन में जाएं,
तो उसके जो है ना, उनके जो स्पाइन है एंड जो फ्लोर है नीचे, उसका डिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा होगा। तो ये शो अप कर रहा होता है कि हमारा जो है जो स्पाइन है वो लॉर्डोसिस में है, क्योंकि इनवर्ट कर्वेचर हुई होती है हमारी स्पाइन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट में हम ब्रेसिस का यूज़ करवाते हैं, फिजिकल थेरेपी, इन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, एंड लास्टली हम इसकी सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, वो रीअलाइन हो जाती है बॉडी पार्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लैट बैक। फ्लैट बैक बेसिकली हमारे पास सिंड्रोम क्या है, फिक्स सेजिटल इम्बैलेंस भी से हम कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो नेचुरल कर्व्स है, नॉर्मल नेचुरल कर्व जो हमने पिछले लेक्चर में जो है पढ़ी थी, पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ी थी, उसमें हमारे पास क्या होता है, लोअर स्पाइन की रिड्यूस हो जाती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट एट बर्थ भी हो सकता है फ्लैट बैक सिंड्रोम आपको। इसके आगे हम देख लेते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू भी नजर आ रहा होगा, हेल्दी स्पाइन हमारी क्या कैसी होती है, लोडोसिस वाली इनवर्ट मूव हुई होती है, और काइफोसिस वाली जो है आउटवर्ड हमारा कर्वेचर निकला होता है। नेक्स्ट हम इसकी कॉजेज देख लेते हैं कि फ्लैट बैक के क्या कॉजेज होते हैं। फर्स्ट कॉज हमारे पास ये कंजेनिटल हो सकता है, जो कि एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एनकलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है। ये बेसिकली कंडीशन ये होती है कि हमारी स्पाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाना, आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। आर्थराइटिस का जहाँ वर्ड आता है आपको पता है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो अगर हमारी स्पाइन में इन्फ्लेमेशन हुई हुई या ये कॉज डिजीज है आपको, तो आपकी जो है ना स्पाइन फ्लैट बैक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉज हो सकता है कंप्रेशन फ्रैक्चर्स की वजह से। इसके अलावा डिजनरेटिव डिस्क डिजीजेस की वजह से भी हमारे पास जो है ना फ्लैट बैक सिंड्रोम आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपको डायग्राम के थ्रू भी पता चल रहा होगा कि हमारी जो हेड है फॉरवर्ड जो है ना हेड मूव कर जाता है, या हमारे पास जो है ना स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेटन पोजीशन में चल जाती है। और डिसेबिलिटी इसमें क्या कॉज हो जाती है, हमारे जो है ना गेट को ये जो है ना अफेक्ट कर रही होती है। गेट पेशेंट फ्लैट बैक सिंड्रोम या फ्लैट बैक का जो पेशेंट होता है ना, वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता और ना ज़्यादा देर तक बैठ सकता है, अपनी डेली टास्क जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी भी डायग्नोसिस हम सेम एज इट इज़ करेंगे, गेट एनालिसिस करेंगे, सेकेंड हम उसकी पाल्पेशन के थ्रू कर सकते हैं, मेडिकल एग्जाम कर सकते हैं, एक्सरे न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले तो पेन किलर्स देंगे, जिसमें हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करवाते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं पेन को मैनेज करने के लिए, एंड लास्ट हमारे पास ट्रामा आ जाती है सर्जरी। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जब कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं, जिसमें ऑस्टियोटोमी की जाती है और स्पाइन को जो है ना रीअलाइन किया जाता है, उसकी पोजीशन जो है ना प्रॉपर मेंटेन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना टर्म जो हमने डिस्कस करनी थी वो है टोटिकुलस। टोटिकुलस हमारे पास अब क्या होता है, टोटिकुलस को हम रे नेक भी कहते हैं। रे नेक बेसिकली हमारे पास क्या है कि ट्विस्टिंग ऑफ द नेक दैट कॉज द हेड टू रोटेट एंड टिल्ट एट देन और एज। हमारा जो हेड है वो ट्विस्ट कर जाता है अदर साइड पे, ठीक है, रोटेट कर जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है, नेक की कंडीशन है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एडल्ट्स यहाँ पे चिल्ड्रन में भी हो जाती है। इसमें हमारे पास ड्यू टू हमारे स्लीपिंग पोस्चर नहीं अच्छा रहता है, जिसकी वजह से जो है ना हमें ये कॉज कर सकता है, टोटिकुलस हो सकता है, हमारी नेक जो है एक तरफ ट्विस्ट कर जाती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगी, ये कंडीशन आपने देखी भी होगी कि हमारी जो नेक है ना वो एक तरफ टिल्ट कर जाती है। इसको हम टोटिकुलस कहते हैं, इस कंडीशन को इन मेडिकल टर्म। ये आप देख सकते हैं इस पेशेंट को, और इसको हम टोटिकुलस भी कहते हैं, एंड रे नेक इज द अनदर नेम ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन कि ये किस वजह से हो सकता है, इसके कॉज क्या है। फर्स्ट कॉज हमारे पास कॉन्जेनिटल है। ये कॉन्जेनिटल जो है ना हमारे पास टोटिकुलस, ये हमारी एट बर्थ प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है कि हमारी यूट्रस की में जो है ना फीटस की पोजीशन प्रॉपरली नहीं थी, जिसकी वजह से जो नेक के मसल्स हैं उसकी इंजरी हो गई, या फिर वो स्पैज में चल गया, या फिर मसल जो है शॉर्टन रह गया। तो ये हमारे पास कॉन्जेनिटल कॉज आ जाता है कि फीटस पोजीशन जो थी वॉर्म में वो करेक्ट नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास एक्वायर्ड हो गया। एक्वायर्ड को हम वो कहते हैं जो हमारी लाइक डेली लाइफ में कोई नॉर्मेलिटी की वजह से वायरल इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हुई थी, कोई विग्रेस हमने मूवमेंट की है नेक की, जिसकी वजह से हमारा जो मसल्स है वो नेक है टिल्ट कर गई है एक साइड पे। नेक्स्ट हम इसके अदर कॉजेज देख लें। स्लीपिंग की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया था, नेक मसल्स की इंजरी हो गई थी एट द बर्थ, बर्न इंजरी हो सकती है, हैवी स्कार्लिंग हुई है, और स्किन या फिर जो मसल्स हैं वो श्रिंगेज हो गई है, उनके नेक मसल्स या स्पैज्म में चलेंगे। ये हमारे पास कुछ कॉजेज थे इसके। ठीक है, ये भी वही कॉजेज हैं, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। अगर हम एक्वायर्ड देखें तो एक्वायर्ड आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, स्लीपिंग पोस्चर नहीं सही इस वजह से हो सकती है। ठीक है, एंड मैनी मोर।
सिम्टम्स इसकी देख ले, हमारे पास टॉर्टिकुलस की सिम्टम क्या आएंगी, ये हमारे पास नेक रीजन पे हो रहा है, स्पाइन का ही रीजन है, ठीक है। नेक मसल में पेन होगी आपको, नसल जो है स्पैज में चल जाएंगे नेक के, अवेकम पोजीशन होगी, हमारी जो पोजीशन है ना हमारे ये चिन की, वो हमें बिकॉज जो हमारा हेड है वो टिल्ट हुआ होगा एक साइड पे, ठीक है, और एक तरफ जो है ना टिल्ट हुआ होगा, और एबिलिटी टू टर्न द हेड, टर्न नहीं कर पाएगा ऐसा पेशेंट अपने हेड को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डायग्नोसिस, तो हम मेडिकली एग्जाम कर सकते हैं, फिजिकली एग्जामिनेशन के थ्रू भी बहुत क्लियरली शो अप हो रहा होता है कि ये टॉर्टिकुलस का पेशेंट है या फिर रे नेक का पेशेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है, ट्रीटमेंट भी हम इसी तरह करेंगे। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है ना पेन किलर भी सजेस्ट करते हैं, सेकेंडली हम फिजिकल थेरेपी इनको रिकमेंड करते हैं। फिजिकल थेरेपी में हम जो है इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी में हम उनको कॉम्बोथेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास कॉम्बोथेरेपी बेसिकली ये होता है कि टेंस को हम यूज़ करें और साथ हम टेंस को यूज़ करें, साथ हम जो है हीटिंग पैड यूज़ करें, तो इस अगर हम दो मोडेलिटीज़ का एक साथ यूज़ करें तो उसको हम कॉम्बोथेरेपी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हीटिंग पैड दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना नेक के मसल्स की जो है ना स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, नेक की आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे। फर्स्ट स्टेज में हम पेन को रिलीव करवाएंगे, सेकंड स्टेज हम स्ट्रेचिंग वगैरह करवाएंगे, एंड थर्ड स्टेज में हम स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, आइसोमेट्री एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि मसल स्ट्रेंथन हो और अपनी पोजीशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। ये हमारे पास फिजिकल थेरेपी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हम उसके बाद उसमें डिस्कस करते हैं। लास्ट हमारे पास स्टेज होती है सर्जरी। सर्जरी हम उन्हीं पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं जो कंजेनिटल केसेस होती हैं। 10% जो है ना चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली कंजेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकुलस के साथ होते हैं और उन्हीं को सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। जो एक्वायर्ड हमारे पास टॉर्टिकुलस है वो विदाउट सर्जरी हमारा रिकवर हो जाता है, फिजिकल थेरेपी के थ्रू जो है ना वो पोजीशन अपनी मेंटेन कर लेता है और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लग जाता है। बट जो कंजेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकुलस होता है उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। इस सर्जिकल प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है कि जो शॉर्टन स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स है उसको हम लेंथन करते हैं और उसकी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ओनली कंजेनिटल केस में हम जो है ना टॉर्टिकुलस की सर्जरी केस में जो है ना परफॉर्म कराते हैं और जिसको टॉर्टिकुलस को हम रे नेक भी कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है देन फ्रीली आस्क टू मी।